नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों की कायराना हरकत पर पूरा देश गम में भी है और गुस्से में भी है। यहां आतंकवादियों ने वैष्णो देवी जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पर घात लगा करके हमला किया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 33 लोग घायल हैं। सुरक्षा एजेंसियां घटनास्थल के पास कंट्रोल रूम बनाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। साथ ही हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की भी तलाश जोर शोर से की जा रही है। जंगल का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमें हमलावरों को पकड़ने में जुटी हुई हैं। आतंकवादियों की तलाश के लिए ड्रोन तक की मदद दी जा रही है। साथ ही एनआईए की टीम भी जांच के लिए मौका वारदात पर पहुंच चुकी है। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे, उनका हालचाल जाना और फिर ऐलान किया कि इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी और एनडीए में उसके सहयोगी दलों के नेता भी आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने आतंकी हमले को लेकर के सरकार को घेरा है। जम्मू कश्मीर में अमन चैन के दावे पर उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा और तारिक अनवर ने आतंकी हमले को लेकर सवाल उठाए और कहा है कि जम्मू कश्मीर में कभी हालात नहीं सुधरे। 370 हटने के बाद अमन चैन का दावा वहां गलत है। तो कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत भी 370 हटाने और उसके बाद शांति बहाली के दावों पर रियासी हमले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं अयोध्या के साधु संतों ने हमले की निंदा करते हुए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पीओके पर कब्जे की हुंकार भरी है। रियासी में हुए आतंकी हमले के पीछे की साजिश और इस पर जारी किंतु परंतु पर करेंगे विस्तार से चर्चा, और वो भी ताल ठोक के। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। लोग भी जिम्मेदार हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है। मैंने आपको 6 उदाहरण दिए। अगर किसी के लिए सामान्य नहीं हुई तो सिर्फ राजनीति करने के लिए आप भाषण देते रहो कि साहब शांति आ गई, नोटबंदी के बाद शांति आ गई, 370 हटाने के बाद शांति आ गई। कहां से शांति आई बताइए? सरकार ईंट का जवाब पत्थर से देगी और उसकी हम निंदा करते हैं, और आने वाले समय में सबको इनकी औकात पता लग जाएगी जो इस तरह घटनाओं के बारे में सोचते हैं। चुनाव के दरमियान बोल रहे थे देखो हमारी वजह से हमने 370 लाया और जम्मू कश्मीर में इतनी शांतता है। क्या हुआ देखो भाई। जल्द ही इस पर एक्शन होगा। हमें अपनी फोर्सेस पर विश्वास करना होगा। नीचे इसको मार गिराया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा उन लोगों को। ये हमला पाकिस्तान के आईएसआई के माध्यम से करा गया। जो आतंकवादी है ये होमग्रोन आतंकवादी नहीं है। दे हैव कम फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। ये जो इस तरह की जो घटना हो रही है, ये इस बात को एक्सपोज कर रही है कि जो कुछ इनका दावा था वो गलत है। भारत देश चाहता है कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने का वक्त आ गया है। फायरिंग को नहीं देखे थे भैया कि कितने लोग थे, मगर फायरिंग हुआ नहीं बोली तो कई लोग फैल दिया। बीच रोड पे एक आतंकवादी आया और फायरिंग करना शुरू कर दिया था। क्या पाकिस्तान का इलाज पीओके है? बहरहाल रियासी आतंकी हमले की जी न्यूज कड़ी निंदा करता है। आइए इस सवाल का जवाब तलाशते हैं कि इस हमले से पहले के हालात और बाद के हालात में कितना अंतर अब देखने को मिलेगा। प्रेम शुक्ला मेरे साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता चरण सिंह सापरा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप भाटिया हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ ए.के. वाजपेयी होंगे, प्रवक्ता एलजेपीआर से। इसके अलावा जीएम शहीन होंगे हमारे साथ, जेडीयू के नेता मुजफ्फर खान नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ जुड़ेंगे नेता, और तनवीर तांत्रे हमारे साथ पीडीपी के नेता मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करूंगा प्रेम शुक्ला जी का। प्रेम शुक्ला जी, 2 ट्वीट मैं पढ़ रहा था और ये आपको पढ़कर के भी सुनाने बहुत जरूरी हैं। पहला ट्वीट राहुल गांधी जी का था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में शिवखोड़ी मंदिर से तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हमला कायरतापूर्ण आतंकी हमला है, जो कि अत्यंत दुखद है। उन्होंने एक लाइन ये भी लिखी है कि ये शर्मनाक घटना जम्मू कश्मीर के चिंताजनक सुरक्षा हालात की असली तस्वीर हैं। मैं शोक संतप्त परिजनों को अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।
फिर पवन खेड़ा जी का एक ट्वीट आपने शायद देखा होगा कि हमें रौब से कहा जाता है कि कश्मीर में शांति आ गई। हम पूछना चाहते हैं कि क्या शांति सिर्फ राजनीतिक लफ्फाजी से आती है? दिहाड़ी मजदूरों के लिए शांति नहीं है, कश्मीरी पंडितों के लिए शांति नहीं है, स्थानीय नागरिकों के लिए शांति नहीं है, पर्यटकों के लिए शांति नहीं है, तीर्थयात्रियों के लिए शांति नहीं है, सुरक्षा बलों के लिए शांति नहीं है। एक तरफ एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था, दूसरी तरफ कश्मीर में निहत्थे तीर्थयात्रियों पर आतंकी हमला हो रहा था और तीसरी तरफ भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच चल रहा था। उन्होंने सवाल पूछा है कि अब हम पूछना चाहते हैं क्या क्रिकेट और आतंकवाद साथ साथ चल सकते हैं? प्रेम शुक्ला जी, अगर एक बार को भूला जाए कि ये राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, राहुल गांधी भी और पवन खेड़ा भी, तो इस वक्त पूरे देश का शायद यही सवाल होगा, क्योंकि पूरा देश इस कायराना आतंकियों की जो कायराना हरकत है उसे लेकर के गुस्से में। क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर पूरा देश जो इस कायराना हमले पर गुस्सा है और शोक संतप्त परिवारों के साथ पूरे देश की संवेदनाएं हैं। और इस तरह के आतंकी हमले जब भी जो हमारे निर्दोष नागरिकों का खून बहता है तो साफ तौर पर पूरे देश की जो संवेदनाएं होती हैं ऐसे शोक संतप्त परिवारों के साथ रहती हैं। इस सत्य से, जैसे आपका शीर्षक में, इस सत्य से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिस तरह से हाल में चुनाव संपन्न हुए, बारामूला में बारामती की तरह ही मतदान हुआ, जिस तरह से आतंकवाद को नकार करके लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी की, उस सीमा के पार बैठे जो आतंक को प्रश्रय देने वाले, प्रायोजित करने वाले लोग हैं, जो चाहते थे कि इस देश में एक कमजोर सरकार आए, उनको बहुत पीड़ा हुई है। और उस बौखलाहट में उन्होंने एक कायराना कार्रवाई की है और इस कायराना कार्रवाई का जवाब भी घर में घुसकर उनकी छाती पर चढ़कर देने का शौर्य हमारे जवानों में है। इस बात को भी पूरी दुनिया भली भांति जानती है। जहां तक बात है कि हमने जो है ये शाब्दिक लफ्ज़बाजी है जिस पर आज तक सत्ता पक्ष को घेरा जाता है और आज तक वो दर्द देश भूल नहीं पाया है। नहीं, बड़ी बात, सही, बहुत अच्छा कहा आपने। दर्द तो कोई नहीं भूलना जाना चाहिए। और पुलवामा के कायराना हमले के बाद घुसकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी, लेकिन 26/11 भी बहुत भयंकर कायराना हमला था। मैंने यही सवाल आपसे इसीलिए पूछा था, मुझे पता था आप जवाब देंगे और मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि अब क्या करेगी सरकार? सर, तब तो घर में घुस के मारा था, अब क्या करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, वही मैं कह रहा हूं। तो बराक ओबामा ने अपनी पुस्तक में लिखा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 26/11 का आतंकी हमला हुआ, निर्दोष नागरिकों की जानें ली जा रही थी, तो तत्कालीन एयरफोर्स प्रमुख ने आकर डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछा था कि हम क्या इस कमांड, जो आतंकियों का कराची स्थित कमांड सेंटर है, उस पर हम ऑपरेशन करने की स्थिति में हैं? तो उन्होंने कहा इस पर कार्रवाई मत कीजिए। और बराक ओबामा कहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, कि चूंकि मुस्लिम मतदाताओं का मामला था, इसलिए जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कार्रवाई नहीं की। तो हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले कायराना तत्व चाहे जहां बैठे होंगे, घुसकर उनको मारा जाएगा। यही हमारी नीति है, ये नरेंद्र मोदी जी की नीति है। कायराना ताकतों को उनके घर में घुसकर मौत के घाट उतारना, ये भारत का संकल्प है। और ये संकल्प पिछले 10 वर्षों से सतत चल रहा है। जब भी कोई हरकतें इस तरह से करेगा, और आपको तो याद है कनाडा में भी लोग चीखते चिल्लाते हैं कि भारत के लोग वहां भी घुसकर मार देते हैं। हम हालांकि ऐसा करते नहीं है, बहुत सारे आतंकवादियों को अज्ञात लोग मार देते हैं। और प्रेम शुक्ला जी, ये राजनीति करने का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जो सवाल उठाया है वो लेकर मैं चरण सिंह सापरा जी के पास जाऊंगा। मैं नहीं, आपने जो उदाहरण दिया उसको लेकर के मैं जाऊंगा, उसे लेकर के मैं जाऊंगा। आपने एक रेफरेंस दिया है, बराक ओबामा अब अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं है और न डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री हैं, चरण सिंह सापरा, लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह जी की कमजोर इच्छा शक्ति पर बराक ओबामा की गई टिप्पणी का यहां प्रेम शुक्ला जी ने जिक्र किया है। आप इस सरकार पर सवाल उठा रहे हैं जो पुलवामा होने के बाद घर में घुसकर के मारती है, और प्रेम शुक्ला अब भी कह रहे हैं कि हम दृढ़ संकल्पित हैं कि घर में घुसकर इस बार भी मारेंगे और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मुस्कान जी, सर्वप्रथम तो मैं जो लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। और ये कायराना हरकत थी और मैं इसकी तमाम सारे कांग्रेस के सदस्यों की तरफ से भर्त्सना करता हूं। देखिए, सवाल ये है कि
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, यानी ये चाहते हैं कि इनके सत्ता के समय गड़बड़ भी हो, इनके सत्ता के समय में लोगों की मृत्यु भी हो, आतंकवाद भी बढ़े और फिर कोई विपक्ष इनसे सवाल भी ना पूछे। भाई विपक्ष क्यों ना सवाल पूछे? क्या आपने नहीं कहा था कि नोटबंदी होगी तो आतंकवाद जो है वो खत्म हो जाएगा? क्या आपने नहीं कहा था 370 हटने के बाद में आतंकवाद खत्म हो जाएगा? तो फिर क्यों बेचारे कश्मीरी पंडित टारगेट हो रहे हैं? क्यों ये जो पिलग्रिम जो वहां पर जा रहे हैं क्यों ये टारगेट हो रहे हैं? क्यों वहां पर जो दिहाड़ी मजदूर है वो टारगेट हो रहे हैं? बहुत सारे वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग जो तिरंगे में विश्वास रखते हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। यानी ये सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। तो विपक्ष का ये दायित्व बनता है कि हम इनसे सत्ताधारी पक्ष से सवाल पूछे। ये पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बाराक ओबामा की बात की, भूतकाल में जाने का इन्होंने प्रयास किया, तो मैं इनसे भी सवाल पूछना चाहता हूं। भाई सत्यपाल मलिक ने जितने भी सवाल पूछे थे पुलवामा को लेकर के, उसका एक भी उत्तर क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने दिया है क्या? सत्यपाल मलिक ने तो इतना बड़ा आरोप लगाया कि मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि हमारी गलती की वजह से ये लोगों की मृत्यु हुई या शहादतें हुई है, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई सवाल नहीं उठाया है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। मैं पीछे की तरफ नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि आपसे बहुत सारी गलतियां हुई है। ये तो मात्र पुलवामा नहीं, आपने तो आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम दे दिया था पठानकोट के अंदर। आपकी सत्ता के समय 10,000 पत्थरबाजों के केस माफ हुए और मेजर आदित्य कुमार पर केस दर्ज हुआ था। आपकी सत्ता के समय एक तरफा युद्ध विराम हुआ। एक तरफा युद्ध विराम दो देशों की सेना में होता है। आपने तो भारत की सेना और पाकिस्तान के आतंकवादियों में आपने युद्ध विराम करा था। ठीक है, तो ये जो साफरा जी आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। हालांकि ये बड़े मुद्दे उखाड़ने का वक्त नहीं है ना। मैं प्रेम शुक्ला से ये उम्मीद करता हूं ना आपसे ही उम्मीद करता हूं। उन्होंने उखाड़े इसलिए मैं उखाड़ रहा हूं। हमें देश को मुद्दे उन्होंने छेड़े हैं इसलिए मैं छेड़ रहा हूं। खड़े होना होगा और मैं डिबेट को भी उसी राह पर आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब जरूर चाहूंगा आपसे, जो सवाल साफरा जी उठा रहे हैं। नहीं, गजब है अनुराग जी। पुलवामा गड़ा हुआ मुर्दा है और पुलवामा जिंदा मुर्दा है और 26/11 गड़ा हुआ मुर्दा है। नहीं, मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया। सवाल पूछ सकते हैं, मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया किसी चीज। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, पुलवामा पर सवाल पूछे वो तो बहुत अच्छा। और पुलवामा पर चार्जशीट भी फाइल है, मुकदमा भी चल रहा है, कहां से क्या है वो बताया भी गया, सब कुछ किया गया है। लेकिन 26/11 पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 12 मार्च पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पूछिए ना, बिते के पीछे मत बोलिए। थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम एक स्वस्थ विमर्श में बैठे हैं, चिल्लपों करने नहीं बैठे। आपका समय आएगा, आप बोलिएगा। बोलिए। पूरे देश में श्रमजीवी एक्सप्रेस में आतंकी हमला होता था, दिल्ली हाईकोर्ट में आतंकी हमला होता था, हैदराबाद में आतंकी हमला होता था, अहमदाबाद में आतंकी हमला होता था, सिद्धिविनायक खतरे में रहता था, रघुनाथ मंदिर पर हमला होता था। पूरे देश में ढूंढ कर आतंकी हमले होते थे। और आप जो कहते थे नॉन स्टेट एक्टर कर रहा है, हेमराज का सिर काट कर ले जाते थे और एके एंटनी कहते थे रक्षा मंत्री, नॉन स्टेट एक्टर ने किया है। नॉन स्टेट एक्टर नहीं, आतंकवादी ने किया। और उस आतंकवाद को जड़ से मिटाने का हमारा संकल्प है। 70% आतंकवाद की घटना रिकॉर्ड पर है कि जब से अनुच्छेद 370 संशोधित हुआ है, 70% आतंकवादी घटनाएं कम हुई है जम्मू एवं कश्मीर में। मैं एक बहुत छोटा सा रिएक्शन चरण सिंह साफरा जी से ले लूं। हमारे साथ बहुत टीडीपी और एनसी से भी बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट है। मैं चाहता हूं उनको भी मैं पर्याप्त समय दे पाऊं। साफरा जी काउंटर दे दीजिए, फिर मैं दूसरे गेस्ट के पास जाता हूं। देखिए जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस तरह से पिछली बातें करते हैं तो बड़ा बुरा भी लगता है। लेकिन हमारी भी मजबूरी, हमको भी कोट करना पड़ता है कि कारगिल जो है आपके समय में हुआ, पार्लियामेंट अटैक जो है वो आपके समय में हुआ, और आप ही के नेता जो है अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने लाहौर की बस सेवा चलाई थी, वहां पर मीनारे पाकिस्तान पर जाकर के माथा टेका था। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जिन्ना की मजार पर माथा टेका और जिन्ना को सेक्युलर नेता कहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली शपथ विधि पर 2014 में नवाज शरीफ को बुलाया। फिर बाबर की कब्र का जिक्र कर देंगे साफरा जी, डिबेट कहीं और चली जाएगी। बेगानी शादी में बाबर की कब्र का जिक्र कर देंगे। नहीं तो ये डिबेट वो ले जा रहे हैं ना, मैं थोड़ी ले जा रहा हूं। ये डिबेट बीजेपी का प्रवक्ता ले जा रहा है ना, इसीलिए मैं जा रहा हूं। मैं जाता ही नहीं, मैं जाता ही नहीं।
आज पर जवाब नहीं देना चाहते ना, ये कायराना हरकत इनके समय में हो रही है, तो आज पर भी जवाब दिया, हरकतों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, कांग्रेसी कायरों की तरह कुकर थोड़े ये छुपना चाहते हैं, दूसरे शाहीन साहब इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, जेडीयू से हमारे साथ हैं जीएम शाहीन साहब। 26/11 के समय में नरेंद्र मोदी ने आकर के वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करी थी भाई? नहीं देखिए, अरे यार जरा बात तो करने दो। हाँ जीएम शाहीन साहब, इनको बोलिए कांग्रेस के प्रवक्ता को जरा 2 मिनट खामोश रहे। जी नहीं वो बीच में वैसे भी नहीं बोलते। सरकार थी तब तो जाति में बहुत अमन था। जब कांग्रेस की सरकार थी, नहीं मैं बता रहा हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी यहां तो हजारों की तादाद में वो जो लाशें बरी है, जो मैदानों में यहां पर दफन है लोग, वो इन्हीं की देन थी। और लालचौक के अंदर क्या पूरे श्रीनगर में 4 बजे के बाद कोई जा नहीं सकता था, वो भी इन लोगों की देन थी। शाहीन साहब इन्होंने क्या किया वो छोड़ देते हैं, या सत्ता से बाहर है, और आप ये भी मान चुके हैं कि इन्होंने जो किया ये उसी का परिणाम भुगत रहे हैं सत्ता से बाहर रहकर। मैं तो आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि 370, नहीं आप ही बोलिए सर, 370 हटाने के बाद वहां क्या हुआ? सबसे बड़ा सवाल विपक्ष ये उठा रहा है कि वे बड़े रौब से कहा जाता था 370 हटा दी है और अब आतंकी जो है बता रहा हूं, अरे बता रहा हूं क्या हुआ। अरे बता अनुराग जी, मैं बता रहा हूं। जी बताइए। सुन लीजिए अनुराग जी, सुन लीजिए। 370 टूटने के बाद नाइट फ्लाइट चली, 370 के बाद ट्रेन आई, 370 के बाद आप शहर में रात के 2 बजे भी कहीं भी घूमिए। सर 370 के बाद आतंकवादी भी आ गए ना। अमरनाथ कैंप पर अटैक नहीं हुआ। नहीं कहां से ये जो, अरे सुनिए अनुराग जी, मैं जवाब देना चाहता हूं आपकी बात को जी। ये जो पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा है इस वक्त, ये आज की आदत नहीं है उसे। जब भी उसको मौका मिला उसने बेगुनाह लोगों को अटैक करने की कोशिश की। जो वो मुल्क भी बदनाम है, मुल्क भी कायराना है, हरकतें भी कायराना है उसकी, और जिसका हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसा जवाब देगी कि, और अभी सरकार बनी, कल ही हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने ओथ लिया, एनडीए सरकार बनी, अभी पॉलिसीज बनेगी और यकीन मानिए पाकिस्तान को। शाहीन साहब मैं लौटूंगा, मेरे साथ जो पीडीपी और एनसी से गेस्ट हैं उनके साथ नेटवर्क का भी दिक्कत है तो उनको ले लेता हूं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई तो वो लोग चले जाएंगे। मुजफ्फर खान साहब हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। मुजफ्फर खान साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि भाई पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि उनका मशवरा नहीं माना गया, इस वजह से पाकिस्तान ने यह कायराना हरकत की है? अनुराग जी, मैं तो नहीं, ना तो फारूक अब्दुल्ला साहब की कोई राय जो है वो मोतबर है, और ना ही उन्होंने ये कहा खाली के बात। उन्होंने कहा भाई या तो बात करो या जंग करो, या ये जो हरकतें हो रही है, जो अटैक्स हो रहे हैं, इनको रोका जाए। इनके 2 तरीके हैं। या आप कह रहे थे कि भाई हम लोग घुसकर मारेंगे, अटैक करेंगे, हम पीओके को अपने साथ मिला लेंगे और मसला खत्म हो जाएगा। हम उसके लिए भी तैयार हैं, हम साथ हैं आपके, हम आपका साथ देना चाहते हैं, आप वो कीजिए। या ये हुकूमत का काम है। फारूक अब्दुल्ला ना तो फॉरेन मिनिस्टर हैं ना पॉलिसी मेकर हैं। दूसरा, एक कुछ चीजें मैं दुरुस्त कर दूं कि ट्रेन 370 से बहुत पहले कश्मीर में चल रही थी, ये 370 के बाद नहीं चली। 370 से के हटने से पहले भी यहाँ पीसफुल था। श्रीनगर में रात के 2 बजे भी लोग आते थे, टूरिस्ट भी इतने आते थे, इससे ज्यादा भी आते थे। कोई नई बात नहीं है। और यही बातें जो मुल्क में गलतफहमियां फैलाई गई हैं, शायद सब लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है कि यहाँ 370 के बाद हम तो सिर्फ एक यही सुनते रहे कि 370 के बाद हमने जड़ से उखाड़ कर मिलिटेंसी को फेंक दिया। वैसा हुआ नहीं। अगर आप डाटा कलेक्ट करेंगे, हमारे यहाँ बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो ये कह रहे थे कि भाई अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो मिलिटेंसी रिलेटेड, टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज में गिरावट आई है, कमी आई है। ये कोई नया सिलसिला नहीं है। अगर आप 96 ऑनवर्ड देखेंगे तो मिलिटेंसी का हर साल के बाद ग्राफ गिरता गया, और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम पिछले 40 साल से एक ही बात सुनते आ रहे हैं जिसका जवाब कोई नहीं दे पाया कि मिलिटेंसी is breathing its last now, it is on its last leg, we will destroy it। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। और 370 के हटने के बाद मिलिटेंसी रिवाइव हुई है। मैं ये भी बताऊं आपको, पत्थरबाजी खत्म हुई, अच्छी बात है, मानते हैं, लेकिन पत्थरबाजी सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं खत्म हुई, पूरे मुल्क में इस किस्म की डिक्टेटरशिप शुरू हो गई कि जिसे प्रोटेस्ट खत्म हो गए। वो एक प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वाज नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंट्री। ठीक है मुजफ्फर जी,
दैट इज नॉट ए टेररिस्ट एक्टिविटी। या प्रोटेस्ट को आप टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं कह सकते हैं कि हमने सुप्रेस कर दिया पत्थरबाजों को। अरे पत्थरबाज तो बिजली बंद होती तब भी मारते थे, पानी बंद होता था। ठीक है मुजफ्फर खान जी, मैं लौटूंगा। तनवीर तांत्रे जी मेरे साथ हैं पीडीपी से। अब देखिए तनवीर तांत्रे जी, 40 साल का जिक्र मुजफ्फर खान जी ने किया। अब इसमें सबकी सरकारें आ जाती हैं, केंद्र में भी और वहां जम्मू कश्मीर में भी, एनसी की भी आ जाती है, महबूबा मुफ्ती की भी सरकार आ जाती है। सवाल यह है कि बात सिलसिले पर हो रही है, जैसा प्रेम शुक्ला ने कहा कि ग्राफ गिरा है, 40 साल से ग्राफ गिरता हुआ नजर आता है और कहा जाता है कि भाई अब आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा और अब बस खात्मा हुआ समझो। आप मानते हैं कि ये आतंकी घटना वाकई गिरते हुए आतंकवाद की वजह से बहुत दिनों के बाद पेश आई है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप मानते हैं कि इसका क्रेडिट 370 को मिलना चाहिए, इसका क्रेडिट केंद्र सरकार ने वहां जिस तरीके का एक माहौल बनाया है उसको मिलना चाहिए कि बहुत बमुश्किल आतंकी घटनाएं वहां सामने आती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आज मुझे जो है पूरा बोलने दिए जाए। मेरे बोलने में जो मेरी डिबेट में ये दिक्कत नहीं होगी आपका, आप पूरा बोलें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहले जो रियासी के अंदर ये हादसा पेश आया है, मैं कहूँगा हमारे भाई खून एक ही जैसा होता है, जिसका भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो जी। जो हमारे बेकसूर भाइयों के साथ ये हादसा पेश आया है, सबसे पहले इसकी मैं कड़े अल्फाजों में जो है मुजम्मत करता हूँ। आज की डेट में जो है इस हादसे के ऊपर जो है वो सबसे पहले राजनीति ना की जाए। बिल्कुल। कल रात को ही, जैसे कि आप बखूबी जानते हैं, पूरा देश आपको इस टाइम देख रहा है। इस टाइम खाली जो डिबेट है वो राजनीति पर हो रही है। उन जो बेकसूर लोग जो मारे गए हैं उन पर कोई भी डिबेट नहीं हो रही है। कोई इसको जो है अफगानिस्तान की तरफ खींच रहा है, कोई इसको जो है वो करगिल की तरफ खींच रहा है, लेकिन ये बुनियादी बात नहीं बताई जा रही है कि जो ये बेकसूर लोग जिनका कोई भी कसूर नहीं है। मैंने रात को टीवी पे देखा छोटे छोटे बच्चे जिनका कोई भी कसूर इस हादसे से नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े वादे किए कि 370 हटाने के बाद हमने आतंकवाद का जो है वो पूर्ण तरीक सफाया किया हुआ है, तो फिर ये चीजें कहां से सामने आ रही हैं? पहले हादसा जो हुआ उस हादसे से अभी हम बाहर नहीं निकले हुए थे अभी नहीं, लेकिन मैंने फिर कह रहा हूं तनवीर तांत्रे जी, आप ही बोलिएगा। मैं सिर्फ एक बात आपसे यहां पूछना चाह रहा हूं कि 370 हटने से पहले क्या पत्थरबाजी की घटनाएं सरेआम नहीं हुआ करती थी? क्या वहां पर सीआरपीएफ कैंप्स पर ग्रेनेड नहीं फेंके जाते थे? क्या दिन में 4 से 5 आतंकी हमले नहीं हुआ करते थे? मैं फिर कह रहा हूं, ना किसी बेकसूर की जान जानी चाहिए, ना किसी फौजी की जान जानी चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि 370 हटने का लाभ हुआ है वहां की जनता को भी, पर्यटकों को भी, ओवरऑल वहां के आवाम को? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के जुमले थे हम उस पर बात कर रहे हैं। बेशक पत्थरबाजी जो है वो बहुत कम देखने को मिलती ही नहीं है, लेकिन ये जो घटनाएं सामने आ रही है, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, टारगेट्स किलिंग हो रही है, और जहां तक ये लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट तो खैर दूसरा मुद्दा है, लेकिन आज जो बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, सबसे पहले तो उनकी बात करते हैं। ये सत्ता में बैठने से पहले ही ये लोग कहते थे कि ये आतंकवाद कहां से आता है, ये बॉर्डर क्रॉस कहां से होते हैं, तो ये मिसाइल्स कहां से आते हैं, ये असला बारूद कहां से आता है। तो आज हम पूछना चाहते हैं, ये उग्रवादी कहां से आ रहे हैं, ये असला बारूद जो है वो कहां से आ रहा है? जम्मू कश्मीर में जो है बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? जब आपने कहा 370 हटाने के बाद हमने जो है आतंकवाद का सफाया करना है, तो वो सफाया कहां पर है? ठीक है, तो आज मरकजी हुकूमत से ही ये सवाल पूछेंगे हम। जी ठीक है, मैं पूछ लेता हूं। मेरे साथ AK वाजपेयी और मेरे साथ प्रदीप भाटी जी भी हैं, उन्हें भी मैं डिबेट में लाऊंगा, लेकिन सवाल क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पूछा गया है, तो प्रेम शुक्ला, मैं आपसे इसका जवाब जरूर चाहूंगा, क्योंकि देखिए झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने भी कहा है कि जिस इलाके में यह हमला हुआ है वो शांत क्षेत्र माना जाता है, और उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर की स्थिति पर कोई पर्दा डाला हुआ है? ये कोई पर्दा नहीं डाला, और बहुत अच्छा तांत्रे जी कह रहे थे, सही कह रहे थे वो, कि जो है एकदम निर्दोष बच्चों को मारा गया है, और निर्दोष बच्चे गाजा पट्टी पे मारे जाते हैं, तो तांत्रे समेत, मुजफ्फर खान समेत तमाम इस देश के सेलिब्रिटी और कांग्रेस के नेता तक वो जो है वो गाजा पट्टी के बच्चों के साथ खड़े हो जाते हैं और यहूदियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं।
साफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथ मुजफ्फर खान साहब है, वो कह रहे हैं घर में घुस के मारिए, हम आपके साथ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथ है, आप घर में घुस कर मारिए आतंकवादियों। मुझे मेरी बात तो रखने देंगे, याद दिला रहा हूँ, वही रख रहा हूँ मैं, तो मुझे मेरी बात तो पूरी, मेरा वाक्य तो पूरा हो जाने दीजिए, मेरा वाक्य तो पूरा हो जाने दीजिए, इतनी तो कृपा कीजिए कि मेरा वाक्य पूरा हो जाए। जी बोलिए बोलिए। हम में से अगर किसी ने ये कहा हो तो आप हमें इल्जाम दें। नहीं, अरे भाई सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, मैं तो आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। भाई गाजा पट्टी में बच्चे मारे जाते हैं, यहूदियों के खिलाफ सारा देश खड़ा हो जाता है, देश के पूरे मुसलमान खड़े हो जाते हैं, कांग्रेसी खड़े हो जाते हैं, पेज 3 वाले ट्वीट करने लगते हैं, बच्चे मारे गए हैं, बच्चे जो हैं जम्मू में भी मारे गए हैं। अरे भाई जरा सुन लीजिए, हम आपके साथ हैं ना, उसके लिए आप जम्मू में भी बच्चे मारे गए हैं, निर्दोष मारे गए हैं, तो इन इस्लामी आतंकवादियों के खिलाफ प्रदर्शन कब करेंगे कांग्रेसी? इन इस्लामी आतंकवादियों के खिलाफ, ये जम्मू एवं कश्मीर में जो अलगाववाद करते हैं, जो अलगाववादियों को पालते हैं, जो आतंकवादियों को पालते हैं, उन आतंकवादियों के खिलाफ कब खड़े होंगे? मैं धर्म कहां कह रहा हूं? इस्लामी आतंकवाद है कि नहीं है? ये इस्लामी आतंकवाद है कि हिंदू आतंकवाद है? ये भी जरा बता दीजिए। यहूदी आतंकवाद है प्रेम शुक्ला जी, इसे किसी इस्लामी आतंकवाद है, ये इस्लामी आतंकवाद है, ये इस्लामी आतंकवाद है, उग्रवाद नहीं, इस्लामी आतंकवाद है, ये इस्लामी आतंकवाद है, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इस्लामी आतंकवाद है। ठीक है, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है, वो ठीक बात है, लेकिन यहाँ एनसी और पीडीपी दोनों आपके साथ है ना सर, कांग्रेस भी आपके साथ है। घर में घुस के मारने से कौन रोक रहा है? इजराइल के खिलाफ इन्होंने नहीं मारा, घर में घुस के साफरा जी ने नहीं मारा, लेकिन आप मार रहे थे, आपके साथ तो खड़े हैं। एंकर महोदय, अरे जी न्यूज के एंकर महोदय, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप जिस तरह इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते? ये पीडीपी वाले, ये जेसी वाले, ये कांग्रेस वाले पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते? ये पेज 3 वाले पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते? ये मेरा छोटा सा सवाल है। मुस्कान जी, इजराइल के खिलाफ खड़ा होता है नहीं, साफरा जी, पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान का सम्मान होना चाहिए। पाकिस्तान में जाकर के कांग्रेस का कोई नेता कहता है कि हमें बचाइए, आप ऐसा माहौल बनाइए, मोदी जी हमको नहीं चाहिए। प्रेम शुक्ला का इशारा उस तरफ है सर कि क्यों नहीं पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान आता, क्यों नहीं पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होते आप लोग? आतंकवाद के खिलाफ तो खड़े हैं, लेकिन ये आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है सर। प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी के प्रवक्ता ना दरअसल विषय से भटकाना चाहते हैं आपको और आपके दर्शकों को। नहीं, हम भटकेंगे नहीं, लेकिन नहीं दूंगा। नहीं साफरा जी, भटकेंगे नहीं, बात करते हैं, मैं बात कर रहा हूं, आप मत भटकिए ना, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिनके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन पाकिस्तान नहीं गए। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किए थे। ये इनको ध्यान में रखना चाहिए इतनी सारी बातें करने पर। और ये भी बता दे भारतीय जनता पार्टी के नेता कि ये तारिक अहमद मीर जो है, तारिक अहमद मीर इनके एमएलए के, अभी 1 मिनट चुप रहो, 1 मिनट चुप रहो, 1 मिनट चुप रहो, मेरी बात पूरी होने दो, मैं बीच में नहीं बोला। चुप रहो, क्या होता है? मुस्कान जी, मुस्कान जी, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं ऐसे मत करिए प्रेम शुक्ला जी, प्रेम नाम क्या? भटकाओ मत, चुप रहो, क्या होता है? भटकाओ मत और भटको मत। मेरी बातों का जवाब दो, हिम्मत है तो मेरी बातों का जवाब दो, हिम्मत है तो मेरी बातों का जवाब दो, हिम्मत है तो मेरी बातें सुन ले, मेरी बातों का जवाब दो। ये जवाब दो कि तारिक अहमद मीर जो आपका, तारिक अहमद मीर जो आपका एमएलए कैंडिडेट था, वो कौन था? वो हिजबुल मुजाहिदीन के साथ में जुड़ा हुआ आतंकी था ना। मुस्कान जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मुझे समय दीजिएगा, मैं ऐसे नहीं चलने दूंगा। तारिक अहमद मीर जो आपका, तारिक अहमद मीर जो बीजेपी का एमएलए का उम्मीदवार था, वो हिजबुल मुजाहिदीन का कैंडिडेट था, वो बताइए वो कौन था? ये बताइए कि मोहम्मद फारूक खान जो श्रीनगर से वार्ड क्रमांक 33 से था। अरे कौन क्या था, कौन क्या है और कौन क्या होगा, ये तीनों अलग अलग सवाल है, ये अलग अलग सवाल है। भविष्य में इस तरीके की घटना ना हो,
इस तरह का दुस्साहस ना हो। हम इस पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। प्रदीप भाटी मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। मैं बाकी मेरे दो गेस्ट हैं उनको भी सम्मानजनक रूप से इस डिबेट में लाना चाहूंगा। प्रदीप भाटी जी, आप उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी के मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव इस देश के रक्षा मंत्री रहे थे। आपको क्या लगता है सर, क्या आप मानते हैं कि इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है और इस तरीके की घटनाएं कई बार हो जाती हैं, या फिर आप ये मानते हैं कि ये घटना देखिए हो जाती है, नहीं होती, दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसे कंडेम करता हूं, जी न्यूज हम निंदा करते हैं, लेकिन बावजूद उसके क्या आप मानते हैं कि इच्छा शक्ति में कमी की वजह से ये घटना हुई है, या फिर आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति कुछ और पाकिस्तान को लेकर होनी चाहिए, घर में घुसकर मारने की भी बातें हो रही हैं? यहां आप कोई सजेशन देना चाहते हैं सर इस पर? ऐसे नहीं, प्रदीप भाटी जी। नहीं मुस्कान जी, आपको धन्यवाद आपका मुस्कान जी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं नरसंहार जो निर्मम हत्या हुई है, ये जो श्रद्धालुओं पे, नियत श्रद्धालुओं पे जो ये इस तरह से घटना दर्दनाक हुई है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव की तरफ से हम अपने संवेदना प्रतीत करते हैं सारे परिवार और पीड़ित परिवार के लिए। दूसरी बात, मैं सुन रहा था काफ़ी देर से बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को, वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे अभी ये स्टार्ट हुआ है, एक ब्लेम गेम उन्होंने स्टार्ट किया है। जी। पिछले कितने सालों से ये चीज़ चल रही है। देखिए, कश्मीर के लिए जान देने का भाषण देना और तालियां बजवा लेना एक बात है, और कहीं दूसरी तरफ कोई पिछले 10 साल में लगातार घटनाएं जो हुई हैं, मेरे पास ये इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं, जितनी घटनाएं इतनी हुई हैं कि आप अंदाज़ा लगाएं कि उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ अगर पीड़ित हो जाते हैं और उसके बाद उनके खिलाफ उन पे ना कोई उचित मुआवजा दिया जाता है, सरकार उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। वहीं उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी सारे लोग इसमें जान गंवाई है, छोटे बच्चों ने जान गंवाई है। आपने देखा होगा, हमने एक मुहिम, माननीय अखिलेश यादव जी ने एक मुहिम चलाई थी कि उचित मुआवजा दिया जाए जो भी इस तरह की घटनाएं हों उन्हें पीड़ितों के लिए। और हमने, मैं तो कह रहा हूं मुआवजे की नौबत ही नहीं आनी चाहिए, इस तरीके की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। उसके साथ मैं तो कह रहा हूं प्रदीप भाटी, इस तरीके की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। लेकिन अभी एक नया भारत है, ऐसा मोदी जी कहते हैं कि अब हम पर आंख उठाकर जो देखता है उसकी आंखें निकाल लेते हैं। ये पहले की सरकारों की तरह सिर्फ कहते नहीं है, बल्कि घर में घुसकर मारते भी हैं। इस बार भी वादा किया गया है, दावा किया गया है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, घर में घुसकर मारा जाएगा। अब पहले घटनाएं होती थी उस पर क्या कार्रवाई होती थी, और अब अगर आतंकी घटनाएं होती हैं तो उस पर हम किस तरीके से स्टैंड लेते हैं? क्या आपको इसमें कोई अंतर नजर आता है? नहीं, देखिए, मैं उसका ही जवाब दे रहा हूँ। देखिए, आतंकियों को कांधार छोड़ के आना और पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाना एक बात है, लेकिन विपक्ष को यहाँ पर विपक्ष पे हमला करना दूसरी बात है। वहीं आप सरकार किसानों पे तो ड्रोन हमले करती है, वहीं ये ड्रोन हमले इन आतंकवादियों पे आपने नहीं देखे होंगे। आप आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिए, विपक्ष को चुप कराने की कोशिश मत करिए। केवल आप सिर्फ मुंह चला रहे हैं, जवानी जंग में आप हमारे साथ यहाँ तू मैं कर रहे हैं, लेकिन वही काम अगर आप आतंकवादियों के जमीनी स्तर पर करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। विदेशी नीति हो या टेररिज्म पॉलिसी हो, इसमें आपने कोई आपने इसमें बदलाव नहीं देखा होगा। वहीं अमेरिका और यूरोप उन्हें ऋण दे रहा है, एड दे रहा है पाकिस्तान को। रशिया और चाइना उनके साथ रक्षा समझौते कर रहा है। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी, ये पाकिस्तान के संदर्भ में हमारी पॉलिसी है। अगर आप इस तरह की पॉलिसी रखते हैं और 10 साल बाद भी आप विपक्ष की बातें और पुरानी बातें खोदने के लिए बैठे, तो आपने अभी तक अपना लेसन सीखा नहीं है। आपने ये जो करारी हार उत्तर प्रदेश में हुई है, आपने सीखी नहीं है। ये अहंकार मैं चाहूंगा प्रेम शुक्ला जी और उनके सहयोगी दलों को छोड़ देना चाहिए और मुद्दों पे बात करें, उनके समाधान की बात करें। यहाँ एक एक जान की कीमत है, हर जान जो गई है उस पीड़ित से पूछिएगा। इस तरह की राजनीति यहाँ बैठ के मत करिए। ये देश का सवाल है, ये एक एक जनमानस का सवाल है, जिसने अपनों को खोया है, जिस शहीदों ने खोया है। आप अग्निवीर जैसी योजना लेके आते हैं और शहीद, आप सुरक्षा बलों का मनोबल कम करते हैं। आपको ऐसी शर्मनाक सुरक्षा बलों का मनोबल कभी कम नहीं हो सकता सर, मांगनी चाहिए। हिंदुस्तान के सुरक्षा बलों का मनोबल कभी कम नहीं हो सकता, किसी भी योजना से नहीं हो सकता। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं प्रदीप भाटी जी। मैं थोड़ा आपको करेक्ट करूंगा, सुरक्षा बलों का मनोबल कभी कम नहीं हो सकता। हमारे सुरक्षा बल बहुत मजबूत हैं, अग्निवीर जैसी पूरी दुनिया में बहुत मजबूत हैं। उनके मनोबल पर सवाल मत उठाइए। ए के वाजपेयी साहब, लेकिन जिस तरीके से दावा किया गया था, लेकिन विपक्ष यही सवाल उठा रहा है। ए के वाजपेयी साहब, जिस तरीके से दावा किया गया था कि 370 हटने के बाद आतंकवाद वहां जड़ से खत्म हो गया, ये जड़ से खत्म नहीं हुआ है, इसके बीज अब भी रह गए। मानते हैं आप?
देखियो, इस सरकार का जो जलजला है, इस सरकार का जो दृढ़ निश्चय है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स आतंकवाद और 370 हटाने का जहां तक सवाल है उसको बाकायदा हटाया गया। यही जब तक ये विपक्षी पार्टियां इस तरह के हमारे एक्शंस को विरोध करती रहेंगी, चैलेंज करती रहेंगी, क्वेश्चनिंग करती रहेंगी। याद है आपको मुफ्ती महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था कि 370 हटाएंगे तो कांधा देने को झंडे को मलेगा नहीं कोई आदमी और खून की नदियां बहेंगी। अभी भी ये क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि 370 से फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अरे कश्मीर में जाके देखिए आप, आतंकवादी घटनाएं बिल्कुल ना के बराबर हुई है पिछले 10 सालों में और ये अंतिम सांसें गिन रही हैं। ये इस सरकार के दृढ़ निश्चय का नतीजा है, छोड़ा नहीं जाएगा। आपका टीवी स्क्रीन दिखा रहा है। कश्मीर जाने की क्या जरूरत है? हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से जो मेहमान है वो कश्मीर से ही आते हैं वाजपेयी जी, आप चाहें तो उनसे सीधे पूछ सकते हैं बात। तो वही लोग तो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, साथ के साथ एक तरफ मान रहे हैं कि 370 से फायदा हुआ है, कश्मीर में शांति आई है, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हुई है, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा है, लेकिन दूसरे लाइन में दूसरी जवान में ये भी कह रहे हैं कि ये सरकार को कार्रवाई करने में तो कोताही नहीं बरतनी चाहिए। किस तरह की कोताही बरती जाएगी? आपने कल देखा सब देशों को, पड़ोसी देशों को नेशनल हेड को बुलाया हम लोगों ने, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया। हमारी पॉलिसी तो बड़ी साफ है। आतंकवादी लेकिन सवाल फिर भी उठाए ना, आपने पाकिस्तान को बुलाया नहीं, लेकिन पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने पर अब तक सवाल उठ रहे हैं। इस डिबेट में भी ये सवाल उठा है। अरे भाई, बिरयानी खाने की बात जो आप करोगे तो बिरयानी तो अलगाववादियों को ये कांग्रेस के लोग खिलाया करते थे। कश्मीर से बाकायदा बुला के अलगाववादियों को नॉर्थ कॉम्प्लेक्स में, नॉर्थ एवेन्यू में बैठ के प्राइम मिनिस्टर साहब कौन सी मीटिंगें क्या करते थे और हर तीसरे महीने बातचीत हुआ करती थी। हमने तो एक बातचीत नहीं, हमारी पॉलिसी तो बड़ी डिक्लेयर्ड है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के काबू में नहीं आएगा, वहां से आतंकवादी घटनाओं को रोकेगा नहीं, तब तक किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। और पाकिस्तान को सबक भी सिखाया है और हो सकता है इस बार भी सबक सिखाया जाए। देखिए, हमारी सरकार पे किसी तरह का आरोप लगाना, किसी तरह का शक शुबा करना, ये देश हित में नहीं है। कि इवन सेना के लिए अभी कहा गया बकायदा कि सेना का जो जज्बा है वो कम हो जाएगा। सेना का जज्बा कम होता है कभी? अग्निवीर की बात ले आए। मतलब कोरी राजनीति कल की घटना पे करना और इस सरकार को ब्लेम करना, हमें तो नहीं लगता किसी एंगल से ये सही है। सहयोग करना पड़ेगा आपको अपनी मुंह जवान पे लगाम लगानी पड़ेगी। बना रहेगा। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं अगर आप सेना के लोग अगर शहीद हों और उनको सम्मान ना मिले, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मनोबल बढ़ा रहेगा उनका इससे? अरे, आतंकवादी घटनाओं पे कंट्रोल सेना ने ही करना है। आपको सिर्फ कॉपरेट करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चनिंग रोकनी है। आप अपनी इच्छा शक्ति मत दिखाइए, आप सेना पे चले जाइए। आप अपनी इच्छा शक्ति मत बताइए वाजपेयी जी। आप शुरुआत में प्रेम शुक्ला जी यही फर्क है कि सेना अपना काम यही फर्क करेगी। आप सेना के पीछे आप अपनी इच्छा शक्ति बताइए, आप अपनी नाकामियां बताइए। प्रदीप भाटी जी किस इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान को घर में घुसकर मार के आए हैं, अब इससे ज्यादा और क्या इच्छा शक्ति आप चाहते हैं, मुझे बताइए। क्या इससे टेररिज्म फॉरेन पॉलिसी और आतंकवाद के खिलाफ जो पॉलिसी थी उसमें कोई सुधार हुआ? कोई आतंकवाद की गतिविधियों में कमी हुई? मैंने आपको अभी गिनाया कि इतनी मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने यूरोप और अमेरिका और चाइना और रशिया की बात भी बताई आपको। ये आपकी पॉलिसी है। अगर आप इस पॉलिसी को बहुत सक्सेसफुल पॉलिसी मानते हैं, अनुराग जी बताइए, इस तरह की अगर घटनाएं बराबर चल रही हैं और लोग यहाँ शहीद हो रहे हैं, चाहे वो देश का जवान हो, चाहे हमारे यहाँ पे, मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक रखता हूँ प्रदीप भाटी, सिवाय इस बात के कि सेना का मनोबल गिरेगा। हमारी सेना का मनोबल कभी गिर ही नहीं सकता। ये एक हिंदुस्तान की सेना ऐसी है पूरी दुनिया में जिसका मनोबल किसी भी हालात में नहीं गिर सकता। लेकिन जो आपने सवाल पूछे उनके जवाब में जरूर प्रेम शुक्ला जी से ले लेता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, ब्रीफ रखिएगा जी। देखिए, 70% आतंकवादी घटनाओं में कमी आई, हर कोई जानता है। पथराव की घटनाएं खत्म हो गई, आईसिस के झंडे फहराने बंद हो गए
और आतंकवादियों का जो फंडिंग होती थी वो रोक दी गई। और बात कौन कर रहा है जो आतंकवादी अब ये बीच में लोग आज भी मर रहे हैं, आपके पास में उसके लिए कोई उत्तर नहीं है। आप कोई पूछे गए सवालों कर लीजिए, आपकी है। अमरनाथ यात्रा कर लीजिए, इसे लेकर के बड़ा संशय हो गया है, बीच में बोल रहे गर्दन कर लीजिए, सवाल उठाया विपक्ष ने, कर लीजिए गर्दन, मैं बोल रहा था। छोड़ दीजिए जो आवाज आ रही है उसको, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। कैसे गारंटी देंगे पिलग्रिम्स को सर, श्रद्धालुओं को कैसे गारंटी देंगे अपनी सुरक्षा की इस आतंकी हमले के कुछ ही दिनों के बाद अब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है? इस पे जवाब दो भाई। हम तो आतंकवादियों घुस के मारेंगे, हम कोई समाजवादी पार्टी हैं कि आतंकवादियों को सिर्फ चूंकि मुसलमान है इसलिए उनको मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए? अच्छा, ये सवाल इनसे पूछ रहे हैं क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, छापरा जी से सवाल पूछ रहे हैं क्या? छापरा जी जवाब सुन लीजिए। तो मैं उत्तर दे रहा हूँ, कर रहे हो, वो इधर उत्तर में दे रहा हूँ। अरे भाई कैसे ये काहे चिचिया रहे हैं जो मैं पहले ये काहे चिचिया रहे हैं? अरे इनका जवाब सुनो, काहे चिचिया रहे हैं? चरण सिंह छापरा जी सुन लीजिए, आपका सवाल मैंने पूछ लिया सर, जवाब प्रेम शुक्ला को देना है, जवाब प्रेम आपत्ति बाद में दर्ज करा लीजिएगा। आता है, ठीक है। नहीं, इस तरीके की आप प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। वो अपने अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं को कैसे भरोसा दिलाएंगे उनकी सुरक्षा का? मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, छापरा जी को छोड़ दीजिए। नहीं होने वाला है प्रेम शुक्ला। अब चिचियाहट बंद करेंगे तो मैं जवाब देखिए, बहुत अहम सवाल का जवाब छापरा जी मैं मांग रहा हूँ, आप शांत हो जाइए। छापरा जी मैं निवेदन कर रहा हूँ, तू तड़ाक कर रहा है, ये देखिए फिर मेरे बीच बोल, ये बदतमीज फिर तू तड़ाक पे आ गया। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी आप अपने प्रेम को मत छोड़िए, तू तड़ाक कर रहा है बदतमीज। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अरे छापरा जी ये बच के निकल जाएंगे, प्रेम शुक्ला जी से सवाल का जवाब ले लेने दीजिए। छापरा जी ये बच के निकल जाएंगे, बंद करा आज प्रेम शुक्ला जी को बच के नहीं जाने देंगे। प्रेम शुक्ला जी, श्रद्धालु जो अमरनाथ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी कैसे देगी बीजेपी अब एनडीए की सरकार? पहले चिचियाट या तो आप चिचिवा लीजिए या मुझसे जवाब ले लीजिए। अरे छापरा जी मैं निवेदन कर रहा हूँ, शांत हो जाइए। चिचिवा लीजिए, यही रट्टा मारते रहेंगे कि घर में घुस के मारेंगे, चिचिवा लीजिए, जवाब ले लीजिए। तुम्हारे घर में घुस के रोज मार रहे हैं वो। ठीक है, ठीक है, छापरा जी का सवाल हो गया। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जवाब है ही नहीं। अनुराग जी मैं तू तड़ा करूं आपके ना बिल्कुल नहीं, प्रेम शुक्ला जी आपको शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं देता। बहुत गंभीर मुद्दे पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं सर, बहुत गंभीर मुद्दे पर। आज तू तड़ाक नहीं होगा और कभी नहीं होगा। रोक क्यों नहीं रहे? ठीक है, बदतमीजी क्यों रुकवा रहे हैं? चरण सिंह छापरा जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ। बदतमीजी रुकवाइए, ये बदतमीजी रुकवाइए, छापरा जी आप अगर शांत नहीं होंगे तो मैं बहुत अहम सवाल का जवाब लेने से रह जाऊंगा सर। तलाक की बारी तो तुम ही लाए ना, ठीक है, बदतमीजी तुमने शुरू की ना। नहीं तो आप तो थोड़ा ही करेंगे सर, आपने अपनी शिकायत रजिस्टर करवा दी छापरा जी। मेरे को एक बहुत अहम सवाल का जवाब लेने दीजिए। मुस्कान जी आपने तब इसको रोका क्या? नहीं, मैं उनको लगातार अपने नाम के अनुरूप बर्ताव करने की सलाह दे रहा हूँ। तभी तो ऐसा नहीं है, मैं आपको भी रोक रहा हूँ और उनको भी रोक रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी कैसे सुनिश्चित होगी अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा? अरे हटा के दिखाओ। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? मैं कैसे दूं? बदकार बदतमीज यहाँ तू तड़ा कर रहा है और आप मुझसे अरे अब नहीं बोल रहे भाई, आप कर रहे हो, फिर बोलने लगेंगे। लगातार बोल रहे, कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? भूत की आवाज है, पिशाच की आवाज है ये भूत पिशाच की आवाज है जो आ रही है। प्रेम शुक्ला जी आप मेरे सवाल का जवाब देना चाहेंगे? चरण सिंह छापरा की आवाज है। प्रेम शुक्ला जी आपकी भी आवाज सुन रहा पूरा देश। चुप तो कराएं, रात को भी मेरे सपने आएंगे तुमको। नहीं मेरी मैं जाना देना चाहता हूँ, लेकिन आप जो बदतमीजों को मेरे सपने नींद में जो चैनल पे करवा रहे हैं। अगर मुमकिन हुआ तो कल इस विषय पर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अगर मुमकिन हुआ तो कल इस विषय पर इन्हीं मेहमानों के साथ डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे पास बहुत अहम सवाल थे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए भी, क्योंकि मैं उनके पास जाकर जानना चाहता था कि हालात कितने बदले हैं 370 के बाद। जो 370 हटाने का विरोध करते थे वही स्वीकार कर रहे हैं कि हालात तो बदले हैं, लेकिन इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जी न्यूज भी ये मानता है कि आतंकी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए और सरकार को इसके लिए और ज्यादा सख्त कदम उठाने चाहिए। ताल ठोके में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।